राम राम जी सभी भाइयों को, भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की करी खोटी। आज आज मेरे साथ हैं एक नवयुवक आदित्य जी। आदित्य जी राम राम। राम राम बाबा जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। आदित्य जी जो है, इनका एक चैनल है मैडमैन रिएक्ट्स। आदित्य जी पहले मर्चेंट नेवी में थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। पर इनका जो असली जो फुटे है, असली जो इनका जो इंटरेस्ट है वो है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो आदित्य हमें एक बात बताइए, आप ये मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ के और यूपीएससी की तैयारी भी बीच में छोड़ के ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो ये एज एन एनालिस्ट काम करने लग गए, ये शिफ्ट क्यों हुआ अचानक? जी बाबा, एक्चुअली एक युवा नेशनलिस्ट होने के नाते मुझे ये लगा कि अपना करियर तो हम सब बना ही रहे हैं, आज से नहीं, जब से देश है मतलब एक आज़ाद भी हुआ है, तब से सब लोग कर ही रहे हैं। और उसकी उसी की वजह से अगर आप देखें तो लोग यूजुअली जुड़ते हैं 40 के बाद या 40 के 45 के बाद। लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि सोसाइटी के लिए अब मैं क्या करूं। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, ये मुझे लगता है। तब तक आपका एक मोडस ऑपरेंडी हो जाता है, आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, और आप कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कुछ ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यंग एज में ही सोचा कि इसमें एंटर करते हैं। पहले समझेंगे एज एन एनालिस्ट, एज अ कंसल्टेंट, टू बी प्रिसाइज। और जब मौका लगेगा, समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं आगे। तो क्योंकि युवाओं को ही देश को आगे जो विकसित भारत का सपना है या जो भी संकल्प है, ये सब जो भी है, इसको चलाना तो युवाओं को ही है। और बाकी भी जो देश में हो रहा है, जैसा आप जानते हैं, आपके चैनल पे रोज डिस्कशन होता ही है। तो युवा पीढ़ी को जुड़ना बहुत जरूरी है राजनीति से। और सेम मेरा विजन है अपने चैनल के थ्रू कि क्योंकि मैं उसी फील्ड से आता हूँ, उसी लाइन से आता हूँ। एक जो आपका युवा नेचुरली जो वोक और लिबरल बन जाते हैं पहले, उसके बाद उनको इनऑर्गेनिकली पढ़ा लिखा के समझा के वापस लाना पड़ता है कि भाई ये है देश की सच्चाई। तो मुझे लगा कि अगर मेरा ये जर्नी मैं बता पाऊँ लोगों को, और आज जितना सीरियसली मैं इसे परस्यू करता हूँ, तो शायद कई लोग और भी जुड़ जाएंगे। और ऐसे हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चैनल का जो पर्पस था वो यही है कि युवाओं को दोबारा जोड़ा जाए अपने साथ। अच्छा, आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में आगे का रास्ता क्या है। और देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ ना, उसका उसकी भूमिका हरियाणा के चुनाव में लिख दी गई थी। महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा के चुनाव ने बहुत हद तक प्रभावित किया। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आप, मुझे मालूम है, यू हैव बीन कीनली फॉलोइंग महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। मैं भी चुनाव के दौरान लगभग 14 दिन, 2 हफ्ते हमने महाराष्ट्र का पूरा भ्रमण किया। और महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता के मुद्दे क्या हैं, ये सब हमने जानने की, समझने की कोशिश की। कल जो है वो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं। भाजपा के साथ उनके जो दो मुख्य सहयोगी दल हैं, अजीत दादा पवार की एनसीपी और एकनाथ भाऊ शिंदे की शिवसेना, तमाम खींचतान के बाद जो भी पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ, अब सरकार चल रही है। पर इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी बड़ी बेचैन है। चुनाव रिजल्ट जो आए तो आए, उसके बाद जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो क्रियाकलाप हैं, उससे पता लगता है कि ये दोनों नेता जो हैं बड़े कंफ्यूज्ड है। उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना और शरद पवार जी का दिल्ली आके मोदी जी से मिलना,
अच्छा, इसके आगे अब जो है वो बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जी तो आज जो उद्धव ठाकरे की पोजीशन है, आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का क्या भविष्य देखते हैं? आपको क्या बाबा जी लगता है? जी सबसे पहले तो आपके दर्शकों को वैसे भी पता ही होगा कि ये लोग वही लोग हैं जो शपथ ग्रहण समारोह के टाइम पे नहीं गए थे, और ये लोग बैठे हुए थे कि भाई हमें ये ईवीएम से प्रॉब्लम है, तो न जाने कितने इन्होंने बहाने किए थे। बट जैसे जैसे समय बीता और उनको समझ में आया कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि जितना मेजोरिटी जो बम्पर विक्ट्री मिली है इन लोग भाजपा वालों को अपने अलायंस और पार्टनर्स के साथ, उसके बाद अगर ये लोग अपने जिद पे अड़े रहे, खासकर कांग्रेस के साथ जिद पे अड़े रहे, तो इनका बेड़ा गर्क होना ही है। तो इसलिए इन लोगों ने, क्योंकि शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है कितना वो अलग एक टॉपिक है, बट उनको मुझे मालूम था कि भाई ये बाद में अपना पीछे सेटलमेंट करने तो जरूर जाएंगे, और ये पहुंचे भी, ये सीधा डायरेक्टली मोदी जी से गए, क्योंकि इनका कद ऑब्वियसली उस लेवल पे है, तो ये सीधा मोदी जी से मिले। और उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने जो कंटेम्प्रेरी हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनके पास जाके मिले। अब उद्धव ठाकरे जी का तो सबको पता है कि क्लैरिटी से कि भाई वो चाहते हैं किसी तरीके से कि आदित्य ठाकरे को अपनी विरासत सौंप के जाएं। बट अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो बाला साहेब ठाकरे थे, जो लेजेंड थे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और उनकी जो विरासत थी, जो उन्होंने पुत्र मोह में कहते हैं कि सौंप दी उद्धव ठाकरे जी को, तो उसका तो उन्होंने क्या हाल किया है। और मातोश्री जो उनका घर है, वो एक समय उसका क्या रुतबा था और आज क्या है, वो तो आपके दर्शकों को अच्छे से पता ही है। और वहाँ उद्धव ठाकरे जी जो आज जनाब जुड़ गया उनके नाम के आगे, उसके बाद उनकी कितनी हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति बची है वो भी उनको पता है। बाकी महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, क्योंकि बाबा जी आप तो वहां पे जाके खुद से ग्राउंड पे देख के भी आए हैं, हम लोगों ने भी ये सुना भी है और थोड़ा जानते भी हैं कि वहां पे क्या है कि बिजनेस मस्ट गो ऑन, जो कैपिटलिज्म का साइकिल है वो जरूर चलते रहता है, बाकी जीते हारे कोई भी। तो अब ये लोग एक गुडविल जेस्चर दिखाने या कर्टेसी मीटिंग जो होती है, तो वो जाके आपस में करेंगे, और जो भी अपना मुझे लगता है कि जो सेटिंग्स हैं कि भाई ये चीजें ऐसे चलेंगी, ये ऐसे चलेगा, उस पर डिस्कशन हो रहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि के बाद अगर उसमें बात करूं मैं, तो मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे अड़े रहे आदित्य ठाकरे को अपनी विरासत सौंपने में जो बची कुची है, तो ये थोड़ा सा एक रॉन्ग मूव हो सकता है। बाकी उद्धव ठाकरे के जो कर्मावली अगर कहेंगे, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं जो ऑब्जर्व कर रहा है पॉलिटिक्स, तो हमें जो अब उनकी राजनीति से ज्यादा मतलब रहा नहीं है, क्योंकि बाला साहेब जी बिल्कुल लेजेंड थे, बट इन्होंने जो किया पिछले कुछ दिनों में, तो अब पार्टी की कमान पूरी एकनाथ शिंदे के ऑलरेडी मिल चुकी है, नाम भी मिल चुका है, सिंबल भी मिल चुका है, और इस बार के इलेक्शन के बाद तो जनता का सपोर्ट भी मिल गया है। लोकसभा के लिए आप भी जानते हैं कि लोगों ने यही कहा था कि भाई ये बाढ़ का पानी है, एकदम से आया है उतर जाएगा, और वही हुआ भी। लेकिन जो अभी जो क्रिटिकल चीज है, एकनाथ शिंदे जी ने जो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो किया, जो काफी टाइम लगाया इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि अब देवेंद्र फडणवीस जी को बनना चाहिए सीएम, क्योंकि इतनी मेजोरिटी सीट्स थी, 8-9 सीट कम थे ये लोग मेजोरिटी से देखा जाए तो, भाजपा वाले। तो वहां से एक जो वोटर है, कोर वोटर है भाजपा का, उसके मन में संदेह हुआ कि क्या एकनाथ शिंदे जी को बीएमसी चुनाव में ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब से पार्टी ब्रेक ऑफ हुई है तब से ये पहला है मुंबई का जो बीएमसी का है। तो इसमें 84 सीट्स इनके पास थी ऑलरेडी। अब उसके ब्रेकअवे में कौन किसके साथ है किसी को पता नहीं, और अब शिवसेना के जो कैडर है वो लोग राष्ट्रवादी ही लोग हैं, नो डाउट, सनातनी है प्रॉपर, लेकिन फिर भी एक राजनीति राजनीति है। तो उनको भी लगेगा कि हमारे लीडर को डाउनग्रेड कर दिया गया, एक तो सीएम पोस्ट से उतार के डिप्टी सीएम बना दिया गया, प्लस जो उन्होंने होम मिनिस्ट्री मांगी वो भी नहीं दी गई, अर्बन डेवलपमेंट दिया गया। तो जो कैडर है उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे जी अगला क्या मूव करेंगे इस बीएमसी के चुनाव में, क्योंकि रिफ्ट तो दोनों पार्टीज में हो गया बीजेपी और शिवसेना के बीच में, ऊपर से चाहे कितना भी एकता दिखाई जाए, पीछे से तो थोड़ा बहुत रिफ्ट है। तो यही मुझे लगता है बाबा जी कंफ्यूजन की आगे जाके जो बीएमसी का चुनाव है, मुझे लगता है कोई साठ गांठ करके जो शिवसेना है, ओल्ड शिवसेना जो यूबीटी, और जो नई वाली है जो ओरिजिनल, इनमें कुछ ना कुछ साठ गांठ होगी। और भाजपा वाले भी ये बात अच्छे से समझते हैं कि इनको उसको बचाना है, क्योंकि इनके पास 82 सीट्स थी, ये लोग एम करेंगे कि अलायंस में रहते हुए भी ज्यादा से ज्यादा सीट इसमें भी अपने तरफ ले ली जाए। नहीं, मुझे यह बताइए, हम सीटों की चर्चा बाद में करेंगे। आज विधानसभा चुनाव के बाद अगर पोजीशन देखी जाए तो उद्धव ठाकरे के पास बचा क्या है? हिंदू वोट, एक मिनट, हिंदू वोट जो कट्टर हिंदू वोट था वो तो उनके हाथ से जा चुका है, ये तय हो गया, ये तो रिजल्ट आ चुका है। जो मुसलमान वोट था वो तो कांग्रेस का वोट है, वो तो उधार का सिंदूर था, वो तो एक दिन के लिए मिल गया था इनको लगाने के लिए। जी
बीएमसी के चुनाव में मुसलमान इनको वोट देगा कि नहीं देगा, और आप मुस्लिम वोट की गारंटी तो ले नहीं सकते। वो तो हर रात जो है वो बदलने वाली वोट बैंक है ना, उसको हर रात कुछ नया चाहिए। हम यूपी में अभी यही देख रहे हैं। यूपी का मुसलमान भी जो है वो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद लगातार रंग बदल रहा है। ये मुस्लिम वोट का इनफैक्ट कैरेक्टर है कि जो ज्यादा दाम देगा उसके साथ सोएगा। मुसलमान वोट बैंक का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि वो तो रोज शाम को बोली लगाएगा और जो ज्यादा दाम देगा उसके साथ सोएगा। तो मुसलमान उद्धव ठाकरे को आगे भी वोट देता रहेगा, और इंडी अलायंस में शिवसेना को अब क्या मिलेगा, कांग्रेस इसको कैसे ट्रीट करती है, क्योंकि अपने साथ शिवसेना को रख के कांग्रेस हाथ जला चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मुसलमान का कोई भरोसा नहीं है और हिंदू तो चला गया, तो उद्धव ठाकरे कहां खड़े हैं आज की तारीख में? बाबा जी, उद्धव ठाकरे अब केवल मर्सी पे खड़े हैं एकदम, अगर मैं फैक्चुअली बोलूं। अब उनके साथ जो होगा, एक तरफ जैसा आपने जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके बारे में बताया, जो कंसोलिडेटेड होके और बहुत टेक्टफुली वोटिंग करते हैं वो लोग, तो हो सकता है वो लोग उद्धव ठाकरे को जिंदा रखें जस्ट एज एन ऑप्शन टू कांग्रेस, क्योंकि जितना टेक्टफुली वो लोग करते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ये सारे डिस्कशन जो हम कर रहे हैं उनके मन में भी हुआ होगा कि अब करना क्या है ये जनाब का, क्योंकि जनाब तो किसी काम के थे नहीं, मतलब काम आए भी नहीं, अब उनके पास कोई पावर भी नहीं अगले 5 साल के लिए। तो बीएमसी के टाइम पे जितना मुझे लगता है कि कांग्रेस से मतलब ऑल डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली जो थ्योरी है, वो लगा के जो मुस्लिम्स के जो थिंक टैंक्स हैं, और वो लोग जबरदस्त थिंक टैंक्स हैं, तो हम भी जानते हैं कि वो लोग पिछले आजादी के बाद से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अपना जो देश का नैरेटिव है। तो वो लोग उद्धव ठाकरे को मुझे लगता है जिंदा जरूर रखेंगे, बट वेंटिलेटर पर, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत सीट देंगे, वोट भी डालेंगे, ताकि कांग्रेस को हमेशा डर रहता रहे कि छिटक सकते हैं। और क्योंकि जो लेगेसी है बाला साहेब की और उद्धव ठाकरे के साथ वो अटैच्ड है, तो वहां की जनता भी है, तो अभी इतना ज्यादा गिरा दिया है उनको कि हो सकता है कुछ इमोशनल फैक्टर लगा के उनको जिंदा रख दें, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। और दूसरी चीज की जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, अगर भाजपा या जो आपका महाविकास युति है, अगर वो किलर इंस्टिंक्ट में आ जाए, जो हमारे जो पॉलिटिशियंस उनमें नहीं है, जो है इस तरफ वाले राइट विंगर्स, तो ये लोग भी उनको जिंदा ही रखेंगे। आपने देखा कि वो कर्टेसी मीटिंग हो जाए जो भी हो, वो तो हो ही गई, इन लोग में आपस में पूल एक्सचेंज हो ही जाते हैं, एक दूसरे के बच्चों के करियर के बारे में बातें हो ही जाती हैं। जो ग्राउंड पे वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, वो तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है नैरेटिव चुनाव से पहले। तो जिंदा तो रखा ही जाएगा उनको, बट मुझे नहीं लगता कि पावर के साथ पावरलेस ही रहेंगे वो, जस्ट एक सिंबोलिज्म के हिसाब से। और भाजपा भी अगर और ज्यादा क्रूडली डिस्कस करें, पॉलिटिक्स जैसे चलती है, एक नाथ शिंदे जी को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए भाजपा भी चाहेगी कि अगर मतलब मैं अगर भाजपा का थिंक टैंक होता तो मैं भी ये सोचता कि यार इनको थोड़ा सा स्टेबल तो रखना पड़ेगा उद्धव जी को, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी ने 2 बार जो कर दिया, एक तो जो आपका देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम एक्सेप्ट करने में जितना डिले किया, प्लस जो सेकंड था कि पोर्टफोलियो को लेकर भी हुआ है, तो थोड़ा संदेह तो बनेगा, थोड़ा संशय तो रहेगा उनके ऊपर। बाकी कुछ समय अभी बीएमसी चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली एक नाथ शिंदे जी का मूड क्या है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे की राजनीति अगर मैं कट शॉर्ट करूं, क्लोज करूं लूप, तो उनको जिंदा तो रखेंगे महाराष्ट्र में, वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारी राजनीति देश की जो है वो किलर इंस्टिंक्ट है ही नहीं उसमें। आप कोई भी उठा लीजिए, सबको जिंदा रखा जाता है, खत्म तो कोई नहीं होता। और जहां मुस्लिम वोट बैंक था, जैसा मैंने कहा कि वो भी टैक्टफुली रखेंगे कि भाई इनको एज एन ऑप्शन टू कांग्रेस रखते हैं महाराष्ट्र में। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो कहावत है कि आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए, तो एक नाथ शिंदे को के ऊपर कोई चेक या बैलेंस मेंटेन करने के लिए उद्धव ठाकरे को भाजपा भी चाहेगी कि वो जिंदा रहें। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप चूंकि इस फील्ड में काम करते हैं, अगर आपको मैं उद्धव ठाकरे का सलाहकार नियुक्त कर दूं, आपको और आपके पूरे इस ग्रुप को, कंपनी को, कि चलिए आप
आप सलाह दीजिए उद्धव ठाकरे को अब क्या करना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे कि अगला उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? वो आगे अपनी खोई हुई जमीन वापस प्राप्त करने के लिए उद्धव ठाकरे को अब किस रास्ते पे चलना चाहिए? आप एक कॉमन मैन के रास्ते या एक एनालिस्ट के नाते या एक कंसल्टेंट के नाते आप क्या सलाह देंगे उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल बाबा जी, मैं अगर उनकी जगह उनके शूज में स्टेप इन करके सोचूं तो पहले तो मैं जो इतिहास में गलती हुई है कि पुत्र मोह में बाला साहेब जी ने उन्हें विरासत दे दी और उसके बाद उन्होंने जैसा चलाया तो क्या हो रहा है पार्टी का देख ही लिया। तो पहले तो पुत्र मोह उनको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा उनको एज अ कॉमन मैन सोचना पड़ेगा जो कि मेरिट पे फोकस करता है। क्योंकि एक नाथ शिंदे जी के साथ जो लोगों का अलाइनमेंट है वो ये भी इसलिए है कि वो ऑटो चलाते थे और वो समाज सेवक रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ के आए हैं। एरोगेंस वहां पे नहीं है। तो कुछ इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ेगा जो थोड़ा अनकन्वेंशनल हो। दूसरी चीज, उनको जो अपना 180 डिग्री कंप्लीट शिफ्ट मारना पड़ेगा उनको, जो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले मार दिया था उद्धव ठाकरे से, वो जनाब उद्धव हो गए थे, तो वापस इधर आना ही होगा उनको। कांग्रेस से जैसे आपने बहुत अच्छा एनालॉजी ड्रॉ की कि वो उधार का सिंदूर था, उधार के सिंदूर को लगाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा बिना मांग भरे रह लो। तो इनको उस तरफ आना ही पड़ेगा। और अगर मैं रहता इनका सलाहकार तो मैं इनको ये कहता कि आप हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उसको और पुरजोर होकर उठाइए। जो एक आम सनातनी जो ग्राउंड पे है, जो कोर वोटर है भाजपा का, लेकिन उसके मन में एक रह जाता है कि 10 साल हो गए, ये लोग ने केवल एक राम मंदिर दिया। और जो एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं कि भाई 10 साल में और भी क्या क्या चीजें हो सकती थी, या अगर मैनिफेस्टो जो था, थोड़ा सा हम डाइग्रेस करेंगे टॉपिक से, लेकिन बाबा जी आप भी समझते हैं कि अगर 2024 लोकसभा में ये इतना फीका सा मैनिफेस्टो नहीं आया होता, उसी में कुछ चीजें ऐड हो गई होती, काशी मथुरा या वकफ या जो अब चीजें आ रही हैं, तो ये जो टूट गया, लोग जो टूटे और जो लोगों ने एक तरीके से उत्साह नहीं दिखाया कि 400 पार तो हो ही रहे हैं, क्या वोट डालना है, कोई इंसेंटिव नहीं था वोटर के पास। तो अगर उस चीज को लेकर अगर लड़ेंगे ये, तो इनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि एक एक तबका तो है बीजेपी वोटर्स का जो उनका कोर वोटर भी है, लेकिन वो उनसे नाराज भी है। तो अगर उद्धव ठाकरे थोड़ा पश्चाताप करके आगे आए और इस चीज को फुल्ली उठाए कि अब मैं इसकी ही वो करना चाहता हूँ अपने पिताजी को लेते हुए, देखते हुए, और चाहे तो कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी सुना सकते हैं कि मेरे सपने में आए, और जैसा आप जानते हैं हमारे यहाँ लोग इमोशनल वोटर्स हैं। तो मैं तो इस टाइप का ही क्वेश्चन को सजेस्ट करता कि अब आपको 180 डिग्री ही मारना है, यू टर्न मारिए। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से ही कोई युवा सनातनी चेहरा जो लगा है ग्राउंड पे करता है, जिसको लोग जानते हैं, नेटिव मराठी कोई, उसको उठा के अपना उत्तराधिकारी एज अ प्रोजेक्ट कीजिए, बनाइएगा बाद में किसी को भी। वो तो भाई आप जानते हैं राजनीति बड़ी ब्रूटल है। बट अभी जो ये तरीका है ना, सबको पता है कि शरद पवार जी जो हैं वो अपनी जो बेटी हैं उनको किसी तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, और उद्धव ठाकरे अपने बेटे को। तो जनता को बेवकूफ ना समझे, जनता को बहुत ही लाइक जो चाहती है जनता, जैसा देखना चाहती है अपने नेता को, वो नेता बनने की कोशिश करें। ना कि ये जो बाकी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है कि उससे कुछ होना नहीं है, उनको दिखी गया ये चीज। मतलब आप ये कहेंगे कि कुछ चेक वाली लुंगी चेक वाली लुंगी और गोल टोपी उतार के वापस जो है हिंदू बन जाना चाहिए, कट्टर हिंदू। घर वापसी जिसे कहते हैं बाबा और जी, हाँ जो वो मतलब उनको। उनकी सभाओं में जो अस्सलाम वालेकुम होता था और बोलते थे कि वो वक्फ बोर्ड की 1 इंच जमीन भी मैं जाने नहीं दूंगा, तो वो वक्फ बोर्ड से सारी जमीन वापस लेके रहूंगा तक उनको वापस यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा तो करनी पड़ेगी उनको अगर चाहते हैं जीना। तो केवल वेंटिलेटर पे पर रहना है तो उसमें, फिर। अच्छा, मैं होता ना अगर, जी। तो मैं आपकी जगह अगर मैं सलाह देता उनको कि बहुत लोहा इस वक्त गर्म है और सरसंघ चालक जी ने पता नहीं कौन सा माल फूंक के ये बोल दिया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करें, तो तुरंत उद्धव ठाकरे को इसी बयान को पकड़ के जो है वापस हिंदू बन जाना चाहिए कि हर मस्जिद को खोदेंगे और उसके नीचे से जितने मंदिर दबे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद को खोदूंगा और उसमें से जो दबा हुआ मंदिर है उसको निकाल के बाहर लाऊंगा। है, ये एक बहुत बढ़िया मौका है उद्धव ठाकरे को वापस हम्म। हिंदू बनने का।
और इस वक्त जो आम हिंदू जनमानस है, स्पेशली हिंदू युवा जो है, वो सरसंघ चालक के इस बयान से बहुत कंफ्यूज्ड है। यार हम कुछ और सोच रहे हैं, सरसंघ चालक जी कुछ और कह रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम अब भाजपा से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं कि वो सरसंघ चालक के बयान पे कोई प्रतिक्रिया देगी या उसका संज्ञान भी लेगी। भाजपा के एक दो जो नेता हैं जो संज्ञान ले सकते थे, जो इसका रिएक्शन दे सकते थे, उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा, वो भी चुप रहेंगे। तो भाजपा की मजबूरी है कि वो तो कुछ बोलेगी नहीं, तो उद्धव ठाकरे को बोल देना चाहिए। आप बताइए ना, सरसंघ चालक के इस बयान की कोई प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए ना, कि नहीं आनी चाहिए? और कोई नहीं देगा प्रतिक्रिया, मैं इतना जानता हूं। एनडीए का कोई व्यक्ति सरसंघ चालक के इस बयान पे जुबान नहीं खोलेगा, हिम्मत नहीं करेगा। अगर आज उद्धव ठाकरे स्टैंड ले लें तो रातों रात वो मेन स्ट्रीम में वापस आ सकते हैं, ये सब मेरा मानना है। बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है बाबा जी आपने, प्लस एकदम मौका भी बहुत सही दिया है कि इसका काउंटर लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई तो कर रहा है, ये एकदम सही है। हाँ, और ये बहुत अच्छा मौका है। और देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं मेरा एक मानना रहा है कि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में अगर कोई कुत्ता है जो आपको रोज जब आप आते हैं उधर से मोटरसाइकिल से या पैदल, तो आपको काटने के लिए दौड़ाता है, भौंकता है, कई बार तो ऐसा लगता है काट ही लेगा, कई बार काट भी लेता है, तो ऐसे कुत्ते को आप क्या करते हैं? या तो गोली मार दो, खत्म कर दो, वो कर नहीं पाते आप, इसलिए उसको पाल लो। पाल कैसे लो? सिर्फ 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट जो है ना, वो जब भौंके तो उसको पहली दिन एक बिस्किट खिलाओ, 1 हफ्ते तक सिर्फ 5 रुपया रोज खर्च करो, तो वो कुत्ता फिर आपका पालतू हो जाएगा और आपके पैरों में लेट के आपके तलवे चाटने लगता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है भौंकने काटने वाले कुत्ते को टेम करने का। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे के साथ यही किया है, और अब वो उद्धव ठाकरे को एक ट्रॉफी की तरह, ट्रॉफी, ये देखो हमारे पास उद्धव भी है, उद्धव कम यार, तो उद्धव भाग के आते हैं और मौलाना के पैरों में लेटने लगते हैं, है ना? ये उद्धव, सर, उद्धव वेट सेट, उद्धव सेट, फिर उद्धव के सामने वो बिस्किट रख देता है, नो उद्धव नो नो, तो उद्धव एकदम ओबीडियंट बन के ना देखते रहते हैं और जीभ लपलपाते रहते हैं कि मालिक जब कहेंगे तब मैं बिस्किट खाऊंगा। महाराष्ट्र के मुसलमान ने उद्धव को इसी हालत में ला दिया है, एंड नाउ दे फ्लॉन्ट हिम एज अ ट्रॉफी। ये देखो उद्धव, तुम्हारा उद्धव अब हमारे पैरों में बैठा है। पॉइंट है सर, साइकोलॉजिकली तो ये गेम है, एक्चुअली यही गेम है सर, और हमें ये चाहिए कि हम उद्धव को वापस अपने खेमे में लाके उनको वापस एज अ शेर, ठीक है शेर के नाखून झड़ गए हैं, दांत भी टूट गए हैं, पर शेर फिर भी शेर होता है। तो आई थिंक वी शुड विन उद्धव बैक इनटू आवर ओन फोल्ड, बिकॉज वी शुड नॉट लीव उद्धव ऑन देयर डोर स्टेप। हमें उनके दरवाजे पर उद्धव को छोड़ना नहीं चाहिए, हिंदुओं को, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे देखते हैं क्या राजनीति कहाँ करवट लेती है, कैसे जाती है। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि आदित्य भाई, देखिए मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आदित्य जैसे युवा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, लोग उनको ज्यादा से ज्यादा सुने, देखें, उनसे प्रेरित हों। आदित्य जैसे लोग युवाओं के लिए प्रेरणा बने, इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि आदित्य का जो चैनल है मैडमैन रिएक्ट्स,
आदित्य, आप अपने चैनल का मुझे लिंक भी डाल दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप, मुझे आशा है कि दोबारा हमारे साथ बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम सभी को, नमस्ते।